ये अधिकार सिर्फ सबल के हिस्से में आता है। निर्बल के लिए तो कर्तव्य और सिर्फ दायित्व ही आते हैं। इसीलिए मैंने आज अपना सारा बल समेट लिया है। शेष जो बच गया है उसे भी बटोर लेना चाहती हूँ, क्योंकि मैं अपना वजूद सुरक्षित चाहती हूँ। मैं जीना चाहती हूँ, क्योंकि सृष्टि के इस अजस्र प्रवाह में मेरा भी कोई अंश है, मेरी भी अपनी कोई भागीदारी है। मैं आज इस सृष्टि से अपना हिस्सा, अपना जीने का अधिकार चाहती हूँ। इसमें अस्वाभाविक क्या है? क्या जीवन एक सहज सामान्य प्राणी का सहज अधिकार नहीं? यदि योग्यतम को ही यहाँ जीवन रक्षा का अधिकार है, तो मैंने निश्चय कर लिया है कि मैं अपने आप को योग्यतम सिद्ध करूंगी। नमस्कार, गुड इवनिंग हमारे सभी सुनने और चाहने वालों को। आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान बुक वर्ल्ड और मैं हूं सिमरन आपके साथ। कौन थी ये जो इस कदर जीना चाहती थी, जिसे अपने आज पर दुख और आने वाले कल पर शक था, जो जीना तो चाहती थी लेकिन अपने आज में भी और आने वाले कल में भी? आइए जानते हैं। विजय मेरे पति अब नहीं रहे। बड़ी घृणास्पद और भयावह बीमारी से मौत हुई थी उनकी, एड्स से। वे ही जाने कि कहां से ढोकर लाए थे ये बीमारी, किसी सैलून में हजामत बनवाते वक्त या फिर किसी डॉक्टर से सुई लगवाते समय, या मैं तो सिर्फ इतना जानती हूं कि उनकी बीमारी के लिए मैं कहीं से दोषी नहीं थी, किंतु उसके सारे दुष्परिणाम, भय, घृणा, यहां तक कि संक्रमण भी मुझे ही झेलने पड़े थे। विजय पुरुष थे, मेरे स्वामी थे, और मैं उनके जन्म जन्मांतर की दासी। सोचती हूं, देह का प्रश्न यदि स्त्री की मान मर्यादा से जुड़ता है, तो क्या विवाह वेदी पर बैठकर औरत अपनी मान मर्यादा अपने पति के हाथों गिरवी रख देती है? यदि पति होने का अर्थ स्वामी होना है, तो क्या पति औरत का जीवन हरण कर सकता है? क्यों करे कोई स्त्री अपने पति का स्वामित्व स्वीकार, इस दासत्व का प्राप्य? शहर की बीए पास लड़की मैं, पिता की इच्छा और हैसियत के मुताबिक 20-21 बरस की उम्र में ब्याह कर इस घर में आई थी। विजय शहर में नौकरी करते थे और शहर के करीब 8-10 किलोमीटर के निकटवर्ती गांव बेगमपुर के अपने पुश्तैनी मकान से शहर आया जाया करते थे। मैं चाहती थी कि मैं ललित कला को अपना करियर बनाऊं और प्रसिद्धि पाऊं, लेकिन माँ की जिद थी कि ब्याह के बाद तो लड़की को घर संभालना चाहिए, और फिर जब मर्द कमा रहा हो तो औरत को काम करने की क्या जरूरत। ब्याह कर मैं विजय के पुश्तैनी आवास में ही आई थी। गांव गवई का पक्का मकान, बीच में आंगन, चौतरफा बने कमरे और आंगन के चौतरफा बड़े बड़े गोल खंभों वाले दोहरे बरामदे। मकान तो पुराना नहीं था, लेकिन उसकी बनावट पुराने ढंग की थी। आंगन के पूरब की ओर के एक कमरे में अम्मा जी अर्थात विजय की माँ रहती थी। अम्मा कमरे के ठीक सामने दोहरे बरामदे और आंगन को पार करके एक दोहरा बरामदा पड़ता था, जिसके पार एक कतार में बने कमरों में से एक कमरा विजय और मुझे रहने को दिया गया था। दिन अच्छे ही बीत रहे थे। विजय घर के बड़े लड़के थे और मैं बड़ी बहू। विजय का ब्याह बड़े अरमानों के साथ किया गया था और मैं बहुत चुन छाट कर बड़े स्नेह के साथ बहू बनकर इस घर में आई थी। विजय सहृदय और प्रणयी पुरुष थे, कम से कम मुझे तो उन दिनों ऐसा ही लगता था। मैंने भी यथासंभव इस घर और विजय के प्रति अपने समर्पण में कोई कमी नहीं आने दी। लोग कहते थे, विजय और अनुराधा की जोड़ी तो चांद सूरज की जोड़ी है। मगर इस जोड़ी को जल्द ही ग्रहण लग गया।
घर में 2 साल बीतते न बीतते मैंने अनुभव किया कि अम्मा थोड़ी चिंतित हो रही थी और मेरे प्रति उनका मान भी थोड़ा घट रहा था। किंतु अम्मा को कैसे बतलाती कि इसमें मेरा कोई दोष नहीं था। अव्वल तो मैं अभी माँ बनने से डरती थी और दूसरा विजय भी इतनी जल्दी बच्चा नहीं चाहते थे। फिर भी मैंने विजय से इशारा किया जिसे वो हंसकर टाल गए। लेकिन हमारी असली परेशानी तो विजय की बीमारी को लेकर शुरू हुई। पहले गांव के हेल्थ सेंटर, फिर शहर के डॉक्टर और राजधानी तक का इलाज। डॉक्टर ने घोषित कर दिया कि विजय का HIV पॉजिटिव है। डॉक्टर ने हमें ढेर सारी हिदायतें दी और खासकर मुझे विजय से बचे रहने की सलाह भी। विजय की केस हिस्ट्री तैयार करके डॉक्टर ने हमें एक लंबा प्रिस्क्रिप्शन थमाते हुए कहा, इन्हें दूसरे अस्पताल में ले जाइए। मैंने लिख दिया है। हमारे चेहरे विवर्ण हो उठे थे। हम घर लौट आए। घर से बाहर दूसरे शहर के अस्पताल जाने की न तो हमारी तत्काल मानसिकता थी और न वो इतना तुरत फुरत संभव था। विजय को तो जैसे सांप सूंघ गया था। वे अपने कमरे में बिछे पलंग पर एकाकी पड़े रहते थे। मैं कमरे के कोने में बैठी थी और घर के बाकी व्यक्ति उस लंबे आंगन, उस चौड़े दोहरे बरामदे के काले कोसों में बने अज्ञात गुफानुमा कमरों में निशब्द सिमटे हुए थे। दिन का चैन और कई रातों की नींद। जब घर में किसी को कुछ ऐसा हो जाए तो इन 2 चीजों का खोना तो लाजमी ही है। किसी ने क्या खूब लिखा है, The road to heaven feels like hell and the road to hell feels like heaven। हाँ जी, वेलकम बैक। मैं आरजे सिमरन स्वागत करती हूँ आपका बुक वर्ल्ड में, जहाँ एवरी वेडनेसडे हम लेकर आते हैं आपके लिए बीते दौर के कुछ कहानीकारों की कहानियाँ, ओनली ऑन रेडियो उड़ान। इसी में से एक कहानी है अनुराधा, जिसका लेखक तो अनजान है, लेकिन ये नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग यानी NIOS में क्लास 11 और 12 के हिंदी सिलेबस में से एक है। भाई, अब स्कूल के सिलेबस में अगर इसे दिया गया है तो जाहिर सी बात है कि इस कहानी में एक गहरा सबक छुपा है, और वो तो तब पता चलेगा जब कहानी पूरी पढ़ी जाएगी। और एक NIOS के स्टूडेंट होने के नाते मेरा ये फर्ज बनता है कि आपको इसे सुनाऊं। जी हाँ, हमारे ही सिलेबस में थी ये कहानी, जिसे हमने पढ़ा, समझा और अपनाया। तो चलिए कहानी के अगले भाग की ओर चलते हैं। अब तक आपने सुना कि एक पढ़ी लिखी लड़की अनुराधा, जिसकी शादी को अभी कुछ ही वक्त हुआ था, उसके पति विजय एड्स की बीमारी से ग्रसित हो जाते हैं। अब आगे। विजय ने किसी भी दूर दराज के अस्पताल में जाने से साफ इनकार कर दिया था। कहा था, मैं जानता हूं मेरा रोग लाइलाज है। मैं किसी खैराती अस्पताल की प्रयोगशाला में मेंढक की भांति प्रयोग झेलते हुए एक खैराती मौत क्यों मरूं? मैं यहां रहूंगा, यहीं मरूंगा, अपने घर में, अपने लोगों के बीच। दूसरी ओर अजय थे, विजय के छोटे भाई। उनका कहना था कि ये संक्रामक रोग है, जानलेवा है। एक आदमी की इच्छा के आगे पूरा घर तबाह क्यों हो? क्यों झेले दूसरे लोग संक्रमण का ये भय, मृत्यु का ये अभिशाप? और अंत अजय घर छोड़ गए। उन्हें अपनी चिंता थी, अपने भविष्य की चिंता थी, अपने सामाजिक सरोकारों की चिंता थी। असंख्य चिंताएं थी, जिनसे जुड़कर अजय ने निकटवर्ती शहर के यथासंभव दूर के छोर पर किराए के एक घर में रहना शुरू कर दिया और जल्द ही गृहस्थी भी बसा ली। रह गए अम्मा और बाबूजी। वे कहाँ जाते? बड़ा सा घर जैसे हमारे लिए प्रेतों का वास बन चुका था। पूरी दुनिया, भाई बिरादरी के लिए हमारा घर घृणा का पात्र बन चुका था। विजय के रोग की बात दावानल की तरह फैली थी। कोई हमारे नजदीक भी न फटकता था।
मानो घर से गुजरने वाली हवा भी दूसरों को संक्रमित करती हो। लिहाजा बाबूजी अपने घर में, अपने कमरे में यथासंभव तटस्थ पड़े रहते और अम्मा लंबे चौड़े आंगन के दोहरे बरामदों को पार कर अपने कमरे में कैद हो गई थी। और मैं विजय के कमरे में छोड़ दी गई थी। आखिर मेरे सिवा उनकी सेवा करता कौन? अग्नि और विश्वकर्मा को साक्षी मानकर जीवन मरण के प्रति साथ प्रतिबद्ध हुए थे। सभी विजय को छोड़ गए, मगर मैं कैसे छोड़ देती? झूठ नहीं कहूंगी, मृत्यु का भय और उससे बढ़कर इस बीमारी का भय तो मुझे भी आक्रांत करते थे, किंतु मेरे संस्कारों और सामाजिक मर्यादाओं के भय मेरे उस मृत्यु भय पर भारी पड़ते थे। मैं सोचती, पढ़ लिख कर भी मैं संस्कार भ्रष्ट नहीं हुई। त्याग, सेवा, पति प्रेम जैसे भारतीय नारी सुलभ मूल्य आज भी मुझ जैसी सुशिक्षिता आत्म चैतन्य स्त्री को थामे हुए हैं। सच कहूं, कभी कभी तो मैं भी अहंकार भाव से भर उठती थी, लेकिन जल्द ही मेरे अहंकार, मेरी इन आत्ममुग्धताओं से मेरी निष्कृतियों का दौर भी प्रारंभ हुआ। डॉक्टर की चेतावनी के बावजूद मैं विजय के कमरे में ही सोती थी, इसी 8x9 के डबल बेड पर, ताकि विजय एकाकी न महसूस करे। रात ढल रही थी। खाना जैसा भी हम खा सकते थे खा लिया था। विजय पलंग के एक ओर पड़े हुए करवटें बदल रहे थे और दूसरे छोर पर मैं असाध्य व्यथा से भरी हुई जाग रही थी। अनायास ही विजय के हाथ मेरे बालों को सहलाने लगे थे। मैंने अपनेपन से भरकर सांत्वना के भाव से उन हाथों को थाम लिया। हाथ गर्म थे, जाहिर था उन्हें बुखार था। मैंने चरम व्यथा और करुणा से भरकर विजय की गर्म हथेलियों को अपने चेहरे और तकिए के बीच में रखकर दबा लिया। मन में आया, चीख चीख कर रोऊं। न जाने कब मेरी आंखों से अश्रुधार बह निकली। उससे विजय की हथेलियां गीली हो उठी थी। विजय अपने स्थान से खिसक कर और भी निकट आ गए थे। उन्होंने अपनी रुग्ण हथेलियों से मेरे चेहरे को स्पर्श करते हुए गौर से देखा और फिर मेरे आंसू पोंछकर कहा, तुम इस तरह रोती हो तो मुझ पर क्या बीतती है, उसे तुम समझ पाती हो? मैं जानता हूं कि मेरी मृत्यु निश्चित है, किंतु मुझे इतनी शक्ति दो कि मैं जितने दिन भी जी सकूं, मृत्यु भय से मुक्त होकर जी सकूं। मैं अपनी मौत के दिन गिनना नहीं चाहता अनु, मैं जीना चाहता हूं। और आंसू थमने के बजाय और भी प्रवाहमान हो उठे। विजय की व्यथा भी जैसे घटने की बजाय मेरे आंसुओं से और अधिक तीव्र हो उठी। कैसी विचित्र परिभाषा थी प्यार की। विजय कहते, मेरी जो थोड़ी बहुत जिंदगी बची है, मैं उसमें तुम्हें अधिक से अधिक प्यार देना चाहता हूं। एक बच्चा तुम्हें दे जाऊं जो मेरे बाद तुम्हारा संबल हो सके, यानी तुम्हें संभाल सके। किंतु मैं तो जैसे अपने आंसुओं के सैलाब में स्वयं ही डूबती जा रही थी। बेसुध। विजय ने अपने उत्पत्त आलिंगन में मुझे बांध लिया था। दूसरे दिन घर के पिछवाड़े से लगे छोटे बगीचा नुमा खंड में अम्मा जी ने मुझे घेर कर कहा, विजय से भागा ना करो दुल्हन, यही तो औरत का धर्म है। पति जैसा चाहे वैसा करना पड़ता है। इसी में औरत का इहलोक और परलोक दोनों है। अम्मा की बातों से मुझे किसी साहित्यिक पत्रिका की वो पंक्ति स्मरण हो चली कि जिस्म के मकान को हमेशा सजा धजा कर रखना चाहिए, चाहे उसका मालिक कैसा भी हो। मैं कैसे समझाती अम्मा जी को कि औरत देह ही नहीं, दिल और दिमाग भी है। सही कहा है किसी ने कि मुश्किल में साथ छोड़ देने वाला
कितना भी अपना क्यों ना हो, दिल से उतर ही जाता है, फिर चाहे वो दोस्त यार हो या फिर अपना परिवार। अंग्रेजी में एक कहावत है, द यूनिवर्स विल नेवर गिव यू पीस इन समथिंग यू वर नेवर मेंट टू सेटल इन। यानी ये कायनात आपको उस काम में बिल्कुल भी सुकून नहीं दे सकती जिस काम को करने के लिए आपका मन और आपका दिल राजी ना हुआ हो। रियली सही कहा है जिसने भी कहा है, एंड दैट मेक्स सो मच सेंस। So hello and welcome back to Radio Udan Show Book World with me RJ सिमरन। कहानी अनुराधा में अब तक आपने सुना कि अनुराधा के पति विजय HIV पॉजिटिव होते हैं और इसीलिए उनके तमाम दोस्त यार, यहाँ तक कि परिवार वाले भी ऐसे समय में उनका साथ छोड़ देते हैं। बस गनीमत इतनी ही थी कि विजय क्योंकि उस घर के बड़े बेटे थे, इसीलिए उन्हें बरामदे के उस पार दूर आखिर में एक कमरा बस पड़े रहने के लिए मिल गया था और दवा दारू के लिए उसकी पत्नी अनुराधा उस कमरे में छोड़ दी गई थी। बीते दिन जब विजय तंदुरुस्त थे तब इशारे से कई बार अनुराधा ने उससे औलाद के लिए कहा था, मगर वो हर बार टाल जाता। लेकिन मौत के पहलू में जाते हुए विजय को ये ख्याल जब आया तब वो इसे टाल नहीं पाया, क्योंकि वो चाहता था कि उसके चले जाने के बाद अनुराधा को संभालने के लिए कोई तो होना चाहिए। और अनुराधा, जिसे डॉक्टर ने पति से दूर रहने की सख्त हिदायत दी थी, पति के हाथ थामते ही आंसुओं से बह गई और बस मोम हो गई। गिले शिकवे भुला कर सोया करो यार, मौत मुलाकात का मौका नहीं देती। दिन बीत रहे थे ऐसे ही घृणा, प्रेम, दया, क्रोध, जीवन, मृत्यु, रोग, इलाज के द्वंद्व में। विजय प्रतिदिन छींचते जा रहे थे। अब ना तो उनके पास उनकी वो आक्रामक मुद्राएं बची थीं और ना वैसी उद्दाम दैहिक वासना। धीरे धीरे उनका बिस्तर से उठ पाना भी मुश्किल हो रहा था और विदाई की वो घड़ी भी अब सामने आ गई थी। घोर काली रात्रि थी, बिजली गुल थी। विजय के पास अकेली मैं बैठी थी। आज सुबह से ही अचेत विजय के गले से घर घर की आवाज आनी शुरू हो गई थी। बाबूजी विजय की हालत देखकर शाम को ही अजय को लिवा लेने शहर चले गए थे। विजय के कंठ से घर घर को ध्वनि क्षीण होते होते बंद हो गई। मैंने उनके मुंह के पास कान सटाकर सुना, उनकी छाती पर सिर रख कर सुना, उनकी पतली कलाइयों को थाम कर सुना। सभी मौन थी। मैं रोना चाह रही थी, चीख चीख कर रोना चाह रही थी। विजय के जाते ही मैं जैसे भार मुक्त हो उठी थी, भय मुक्त थी। मेरे कंठ में बहुत दिनों से जो रुलाई अटकी पड़ी थी, आज वो भी मुक्त होना चाह रही थी। मैं विजय की लाश को वहीं छोड़ लंबा आंगन, चौड़ा बरामदा पार कर अम्मा के कमरे तक गई और बाहर से ही आवाज दी, अम्मा जी देखिए ना, जरा चल कर देखिए। अम्मा जी शायद जगी हुई ही बैठी थी। क्या हुआ, चला गया विजय? अम्मा जी आवाज बिल्कुल ठंडी थी, प्रेत ध्वनि की भांति सन्नाटे भरी। पर जब समय को लकवा मार जाता है तब सन्नाटा स्वयं चीखने चिल्लाने लगता है। अम्मा जी भी भीतर से जरूर चीख रही होगी। आगे आगे मैं चली, पीछे पीछे अम्मा। अम्मा ने पास जाकर विजय की नब्ज टटोली, धड़कनें आकी, देह को छुआ और लंबी श्वास लेकर कहा, चला गया। मानो प्रेत बोले। अम्मा ने स्थिर स्वर में मुझे आदेश दिया, उसकी छाती पर गिरकर नहीं रोना दुल्हन, बच्चे को मिर्गी के दौरे आएंगे। जो चला गया सो चला गया,
उसे तो सहेजना होगा ना जो बच गया है। अम्मा शायद होने वाले बच्चे के लिए चिंतित थी, पर मैं क्या बची हुई ना थी? मुझे सहेजने की चिंता किसी को नहीं थी। सवेरे अजय आए, अपनी पत्नी करुणा और बाबूजी के साथ। अन्य कोई नहीं था हमारे इर्द गिर्द। पड़ोसी तो दूर की बात, सगे संबंधी भी विजय की बीमारी की असलियत जानकर साथ छोड़ गए थे। अंतिम संस्कार और अन्य क्रियाक्रम जैसे तैसे पूरे हुए, मगर इस सारे प्रकरण में मैं तटस्थ रही, मानो मैं तमाशबीन हो उठी थी। भोक्ता तो भोक्ता, करता भाव भी मुझसे कोसों दूर था, मगर हाँ, जहां जरूरत पड़ी मैंने हाथ लगाया। ये अभियान पूरा हुआ, लेकिन नहीं, अभी मैं बाकी थी। मैंने स्पष्ट सुना कि मुझे स्नान गृह का एकांत छोड़कर नहर पर जाकर खुले में स्नान करना होगा। हमारे घर के पिछवाड़े गांव के बाहर लगभग आधा किलोमीटर दूर नहर बहती थी। अम्मा जी और मैं उधर ही चल दिए। अम्मा जी के हाथ में सफेद सी धोती थी, विजय को ओढ़ाए जाने वाले कफन से जरा सी अलग, जो मुझे पहननी थी। नहर का रास्ता मुझे ठीक ठाक मालूम नहीं था। इससे पहले मैं सिर्फ एक बार नहर पर आई थी, आज से लगभग 4 वर्ष पूर्व। तब नई नई ब्याही इस गांव में आई थी। ब्याह के चौथे दिन चौथारी नहाने की वो परंपरागत रस्म थी। रंगीन कपड़ों और दमकते गहनों में लिपटी थी। सजे सवरे विजय खुश थे। रंग बिरंगी पोशाकों में सजी धजी गांव रिश्ते की तमाम औरतें थी। आगे आगे ढोल बजाता ढोलकिया था। चुहल करते गांव के छोटे छोटे बच्चे थे। पीछे पीछे झूमर गाती औरतें थी, और उस झुंड में भीतर भीतर हुलस्ती लजाई चाल से चलती थी मैं। अथाह गर्व और आनंद से दीप्त चेहरे वाले विजय थे। मुझसे 10 कदम की दूरी पर अम्मा चल रही थी, मौन। आज की इस शाम में धरती पर से किरणों का सुनहला मजमा उठ चुका था। एक उदास कालिमा से वसुंधरा आवेष्टित थी। आकाश में उड़ते पंछियों का मौन होता कलरव विदा के शोक गीत गा रहा था। स्नान के बाद जब इधर सफेद धोती लपेट श्रृंगार विहीन एक वस्त्रा में मैं घर लौटी, तो जैसे एक दूसरी अनुराधा हो चुकी थी। फिर भी मेरे भीतर की अनु विजय की और उनके साथ बिताए गए अतीत के क्षणों को पल पल अपने तृप्त निश्वास के रूप में मेरे सामने उछाल देती। घर लौटते लौटते राह की हवाओं में मेरे बाल लगभग सूख चुके थे, और अब धीरे धीरे हवा में उड़ रहे थे मेरे रेशमी बाल। कहते हैं कि जीना और मरना अपने हाथ में नहीं होता, लेकिन अपने जीवन काल को खुशनुमा बनाना और बिताना ये जरूर हमारे हाथ में होता है। और उतना ही जरूरी होता है अपने जीवन साथी को एक खुशहाल जिंदगी देना। और अगर वो आप नहीं दे पाए, तो उसकी जिंदगी को उससे छीनना भी आपके हक में नहीं होना चाहिए। किसी दिन जिंदगानी में करिश्मा क्यों नहीं होता? मैं हर दिन जाग तो जाता हूं, मगर जिंदा क्यों नहीं होता? हेलो 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 एंड वेलकम बैक टू ऑल माय लिसनर्स, जिन्होंने अब तक हमारा साथ दिया और रेडियो उड़ान के साथ बने रहे। अब तक की कहानी बुक वर्ल्ड में आपने सुना कि हमारी कहानी की नायिका अनुराधा के पति विजय एड्स की बीमारी से ग्रसित हो जाते हैं, तो इस पर सभी उनका साथ छोड़ जाते हैं। पर अनुराधा अपने पति का साथ नहीं छोड़ती, बल्कि डॉक्टर की हिदायत के खिलाफ जा वो विजय के साथ उसके कमरे में उसी के बिस्तर पर सोती है। क्या जान का खतरा उसे नहीं था? खैर, दिन बस यूं ही बीतते हैं, और आखिर एक दिन वो भी आता है जब विजय ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया था। वो कहते हैं ना
कि बुरे वक्त की भी एक अच्छी बात होती है, और वो ये कि वो कभी ठहरता नहीं है। पति के जाने का दुख तो बहुत हुआ था अनुराधा को, लेकिन एक तसल्ली भी थी कि आखिर अब समाज उसे एक जैसी नजरों से देखेगा। अब वो पीड़ा, वो जिल्लतपन जो उसे अपने और विजय के लिए औरों की आंखों में दिखा करती थी, अब वो नहीं होगी। अब तो घर वाले भी उसे पहले जैसा बर्ताव करने लगे थे, उसे अपने साथ रखने लगे थे। लेकिन इसके बावजूद उसे एक अनजाना सा भय सता रहा था। भय, अब किस बात का भय था अनुराधा को? क्यों वो अपना वजूद इस कदर सुरक्षित करना चाहती थी कि इसके लिए वो हर किसी से भिड़ने को तैयार थी? शायद इसलिए कि वो अपने गर्भ में पल रहे बच्चे को उस बीमारी से आजाद देखना चाहती थी, सुरक्षित देखना चाहती थी। लेकिन क्या वो उस बीमारी से सच में सुरक्षित था? क्या वो खुद इस बीमारी से सुरक्षित थी? तो कहानी ही के पर्दे में भली लगती है, जिंदगी तेरी हकीकत देखी नहीं जाती। वाकई अब तक की कहानी ने हमें काफी कुछ सिखाया कि एड्स कोई ऐसी बीमारी नहीं जो इंसान के आसपास रहने से हो जाए। फिर भी लोगों ने इसे बढ़ा चढ़ा कर समझ रखा है। जाने कब बदलेगी ये सोच, ये नजरिया, ये जमाना। पर कहानी में अनुराधा और उसकी कोख में पल रहे बच्चे का आगे चलकर क्या हुआ, या ये कहानी किस नतीजे पर पहुंची, ये हम जानेंगे बुक वर्ल्ड के अगले एपिसोड में, यानी नेक्स्ट वेडनेसडे ठीक रात 9 बजे। अब इस कहानी को आप रिपीट में भी सुन सकते हैं, जो कि कल यानी थर्सडे शाम 4 बजे रेडियो उड़ान पर प्रसारित होगा।